नमस्कार, डीडी न्यूज देख रहे हैं आप और आपके साथ मैं हूं शहला निगार। बुलेटिन की शुरुआत में सबसे पहले एक नजर सुर्खियों पर। 5 प्रदेशों में 3 में एनडीए की ऐतिहासिक जीत। पश्चिम बंगाल में भाजपा ने 206 सीटें जीतकर ममता बनर्जी का ढहाया किला। पीएम मोदी ने घुसपैठ पर सख्त कार्रवाई की कही बात। असम और पुडुचेरी में एनडीए ने सत्ता रखी बरकरार। तमिलनाडु में 108 सीट जीतकर विजय की पार्टी टीवी के सबसे बड़े दल के रूप में उभरी। केरलम में 10 साल बाद यूडीएफ की वापसी। पी विजयन ने मुख्यमंत्री पद से दिया इस्तीफा। वियतनाम के राष्ट्रपति तो ओलाम का 3 दिवसीय भारत दौरा आज से। पीएम मोदी के साथ द्विपक्षीय संबंधों पर करेंगे वार्ता। व्यापार, निवेश और रणनीतिक सहयोग को मजबूत करने पर होगी चर्चा। सीएए की वैधता को चुनौती देने वाली याचिकाओं पर सुप्रीम कोर्ट आज से अंतिम सुनवाई करेगा शुरू। 200 से अधिक याचिकाओं पर एक साथ होगी सुनवाई। होर्मुज स्ट्रेट से जहाजों को सुरक्षित बाहर निकालने का ट्रंप का प्रोजेक्ट फ्रीडम शुरू। ईरान ने किया कड़ा विरोध। ईरान का जहाजों और यूएई के ऑयल पोर्ट पर हमले से सीज फायर पर खतरा। एएफसी अंडर 17 महिला एशियाई कप में आज भारतीय टीम के सामने जापान की मजबूत चुनौती। भारत को पहले मैच में ऑस्ट्रेलिया से मिली थी हार। तो चलिए बुलेटिन की शुरुआत करते हैं। आपको बता दें कि पश्चिम बंगाल में भारतीय जनता पार्टी ने 206 सीटें जीतकर 2/3 से अधिक बहुमत हासिल कर इतिहास रच दिया है। जी हां, तृणमूल कांग्रेस के 15 साल के शासन का अंत कर दिया। पश्चिम बंगाल में तृणमूल कांग्रेस ने 80 सीट पर जीत दर्ज की और 1 सीट पर आगे चले। और वहीं कांग्रेस और जनता उन्नयन पार्टी ने 2-2 सीटों पर जीत हासिल की है। माकपा भी अपनी खाता खोलने में सफल रही है। माकपा और ऑल इंडिया सेकुलर फ्रंट ने 1-1 सीट पर जीत दर्ज की। तो वहीं फाल्टा सीट पर मतदान रद्द होने के कारण 293 सीट के परिणाम आए और इस जीत के साथ भाजपा पहली बार पश्चिम बंगाल में सरकार बनाएगी। और बंगाल की गलियों में उठी बोहिरागोटो की गूंज मोदी के आमार सोनार बांग्ला के संकल्प के सामने शांत हो गई। और जिस गढ़ को अभेद्य माना जा रहा था उसे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की सधी हुई रणनीति और आक्रामक कैंपेनिंग ने दरकते हुए भगवा रंग से सराबोर कर दिया। ममता बनर्जी के क्षेत्रीय गौरव के दांव को भाजपा ने राष्ट्रवाद और विकास के समावेशी दर्शन से कैसे मात दी, आपको दिखाते हैं इस रिपोर्ट के जरिए। सियासत में अक्सर माना जाता है कि स्थानीय गौरव और क्षेत्रीय भावनाओं को हवा देकर चुनावी वैतरणी पार की जा सकती है, लेकिन पश्चिम बंगाल ने इस फॉर्मूले की सीमाएं साफ कर दी। टीएमसी ने सफलता का पुराना फॉर्मूला अपनाते हुए स्थानीय गौरव और क्षेत्रीय भावनाओं को ढाल बनाकर मुख्य मुद्दों से ध्यान भटकाने की कोशिश की। चुनावों में ऐसी लहर पैदा करने की कोशिश हुई जिससे बंगाल के बाहर सब कुछ पराया नजर आए। मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने भाजपा नेतृत्व पर हमलावर होते हुए उन्हें बोहरीरागोटो यानी बाहरी का तमगा दिया। नैरेटिव गढ़ा गया कि ये बाहरी लोग बंगाली संस्कृति और यहाँ के लोक जीवन के शत्रु हैं, लेकिन वोटरों की नजरों ने भांप लिया कि यह आक्रमण केवल एक कमजोर रक्षात्मक कवच था। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कैंपेनिंग ने बाजी पलट दी।
मोदी ने खुद को बंगाल के महान सपूतों की विरासत से जोड़ा, उन्हें याद दिलाया कि अस्मिता दूसरों को नीचा दिखाने का नाम नहीं है। प्रधानमंत्री बेलूर मठ गए और स्वामी विवेकानंद की विरासत को नमन किया। उन्होंने सड़क किनारे झालमुड़ी खाई और बताया कि वे बंगाल के आम आदमी की तरह सोचते हैं। वे सुबह सुबह फुटबॉल मैदान पर गए और युवाओं को संदेश दिया कि भाजपा ही भविष्य के बारे में सोचती है। जैसे मोदी ने गुजराती अस्मिता को विश्व पटल पर गौरव का विषय बनाया, वैसे ही उन्होंने बंगाल को सोनार बांग्ला बनाने का आह्वान किया। उनकी राजनीति कभी दूसरों के खिलाफ भावनाएं भड़काने की नहीं, बल्कि अनेकता में एकता के धागे को मजबूत करने की रही। बंगाल के युवाओं ने टीएमसी के खिलाफ मोर्चा खोल दिया है। वो आज पूरा देश देख रहा है कि भय हार रहा है और भरोसे की जीत पक्की है। मोदी की रैलियों ने साबित किया कि क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काना भी अपनी सीमाएं रखता है। बंगाल ने साफ कर दिया कि जब एक तरफ सुशासन का विजन हो और दूसरी तरफ केवल पहचान की राजनीति, तो जनता भविष्य को चुनती है। मोदी की कैंपेनिंग ने बाहरी बनाम भीतरी के कृत्रिम विभाजन को ध्वस्त कर दिया और बंगाल के मन में विश्वास जगाया कि दिल्ली और कोलकाता का दिल एक साथ धड़कता है। आपको इतनी भयंकर गर्मी में, भरी दोपहरी में तपना पड़ रहा है, लेकिन मैं आपको विश्वास दिलाता हूं, आप जो धूप में तप कर रहे हैं ना, मैं आपका तप बेकार नहीं जाने दूंगा। मैं आपके इस तप को ब्याज समेत लौटाऊंगा। मोदी के अस्मिता वाले मॉडल ने ममता के अलगाव वाले नैरेटिव को पछाड़ दिया। ये चुनाव इस बात की गवाही है कि लोकतंत्र में क्षेत्रीय गौरव तब तक ही काम आता है जब तक विकास की राह का रोड़ा न बने। मोदी की जीत ने स्पष्ट कर दिया कि बंगाल अब केवल अपनी सीमाओं में सिमटना नहीं चाहता, बल्कि भारत की विकास यात्रा का नेतृत्व करना चाहता है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पश्चिम बंगाल विधानसभा चुनाव में भाजपा की जीत के साथ ही तृणमूल कांग्रेस प्रमुख ममता बनर्जी और उनके कई मंत्री चुनाव हार गए। ममता बनर्जी अपने गृह क्षेत्र भवानीपुर में भाजपा के शुभेंदु अधिकारी से 15,105 मतों से हार गईं। बंगाल चुनाव में करारी हार के बाद टीएमसी चीफ ममता बनर्जी आज शाम प्रेस कॉन्फ्रेंस करेंगी। कल ममता बनर्जी ने राज्य चुनावों में भाजपा की भारी जीत को अनैतिक करार दिया और आरोप लगाया कि 100 से अधिक सीटों पर जनादेश लूटा गया है। और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय में कार्यकर्ताओं को संबोधित किया। प्रधानमंत्री ने विधानसभा चुनाव में भाजपा एनडीए को भारी जनसमर्थन के लिए जनता का आभार जताया। बंगाल के भाग्य में आज से एक नया अध्याय जुड़ गया है। आज से बंगाल भय मुक्त हुआ है, विकास के भरोसे से युक्त हुआ है। बांग्लाय परिवर्तन होए गेछे। विधानसभा चुनावों में भाजपा एनडीए की महाविजय के बाद नई दिल्ली स्थित भाजपा मुख्यालय पहुंचे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का संदेश साफ था। ये देश के उज्जवल भविष्य की उद्घोषणा का दिन है, ये भरोसे का दिन है। पश्चिम बंगाल के ऐतिहासिक जनादेश, असम में जीत की हैट्रिक और पुडुचेरी में जनता द्वारा एनडीए पर फिर विश्वास किए जाने से भाजपा मुख्यालय में ये जश्न उत्साह और उल्लास से लबरेज नजर आया। पीएम ने जनता का आभार जताया, साथ ही सभी कार्यकर्ताओं को बधाई दी। बंगाल की जीत के साथ
गंगोत्री से लेकर गंगा सागर तक कमल ही कमल खिला हुआ है। उत्तराखंड, उत्तर प्रदेश, बिहार और अब पश्चिम बंगाल आज मां गंगा के इर्द गिर्द बसे इन राज्यों में बीजेपी एनडीए सरकार है। पीएम ने चुनाव आयोग, मतदान प्रक्रिया से जुड़े सभी लोगों और सुरक्षा बलों के योगदान को सराहा। कहा, आज देश के लोकतांत्रिक मूल्यों और संविधान की जीत हुई है। बंगाल की जीत का जिक्र करते हुए पीएम ने डॉक्टर श्यामा प्रसाद मुखर्जी को याद किया। पीएम ने विश्वास जताया कि अब सशक्त और समृद्ध बंगाल का वो सपना पूरा होगा जो डॉक्टर मुखर्जी ने देखा था। बंगाल में अब महिलाओं को सुरक्षा का माहौल मिलेगा, युवाओं को रोजगार मिलेगा, पलायन रुकेगा। पहली कैबिनेट में ही आयुष्मान भारत योजना को हरी झंडी दिखाई जाएगी और घुसपैठियों के खिलाफ भी सख्त से सख्त कार्रवाई होगी। पीएम ने बंगाल की जीत उन भाजपा कार्यकर्ताओं को समर्पित की जिन्होंने लंबे समय तक कितने ही अत्याचारों को झेला। पीएम ने बंगाल के नतीजों को नए सूर्य का उदय बताया। पीएम ने सभी दलों के कार्यकर्ताओं से सियासी हिंसा के बजाय शांतिपूर्ण वातावरण के निर्माण का आह्वान किया। मेरी सभी राजनीतिक दलों के कार्यकर्ताओं से अपील है, आइए हिंसा के इस अंतहीन चक्र को हमेशा के लिए खत्म करें। किसने किसे वोट दिया, किसे नहीं दिया, उससे ऊपर उठकर बंगाल की सेवा के लिए काम करें। असम के जनादेश को ऐतिहासिक बताते हुए पीएम ने कहा, राज्य विकास की गति को और बढ़ाएगा। पीएम ने पुडुचेरी के विकास की एनडीए की प्रतिबद्धता दोहराई। पीएम ने केरलम और तमिलनाडु की जनता को विश्वास दिलाया कि इन दोनों राज्यों के विकास के लिए केंद्र सरकार कंधे से कंधा मिलाकर काम करेगी। महिला आरक्षण में विपक्षी दलों की रुकावट का उल्लेख करते हुए पीएम ने कहा कि नारी शक्ति ने इन दलों को सबक सिखाया है और आगे भी सिखाएगी। देश भर में वामपंथी दलों के सत्ता से बाहर हो जाने का जिक्र करते हुए पीएम ने कहा कि जिस सोच को देश ने नकार दिया, कांग्रेस उसी को अपनाने में लगी है। पीएम ने कहा, अर्बन नक्सलियों का ग्रोह बनती जा रही कांग्रेस न भूले कि जिस विचार को जनता ने ठुकराया, उसे जो अपनाएगा जनता उसे भी ठुकराएगी। शैलेंद्र मिश्र और राजेश राज के साथ ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और असम विधानसभा चुनाव में भाजपा प्रचंड बहुमत हासिल की है और इसी के साथ भाजपा असम में जीत की हैट्रिक लगाने में भी कामयाब रही है। 2021 में सत्ता संभालने के बाद हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में पार्टी लगातार तीसरी बार सरकार बनाने जा रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में विकास और सांस्कृतिक अस्मिता के रथ पर सवार होकर असम में भाजपा जीत की हैट्रिक लगाने में सफल रही और असम की राजनीतिक बिसात पर हेमंता बिस्वा शर्मा जीत के जादूगर बनकर उभरे हैं। एनआरसी, सीएए और बांग्लादेशी घुसपैठियों के मुद्दे पर हेमंता ने विजय का जो अभेद्य किला तैयार किया, उसे भेदने में कांग्रेस के धुरंधरों के पसीने छूट गए। असम विधानसभा चुनाव परिणामों ने एक बार फिर साबित कर दिया कि जनता विकास और अस्मिता की रक्षा को लेकर कितनी संवेदनशील है। यही वजह है कि हेमंता बिस्वा शर्मा के नेतृत्व में भाजपा ने न केवल सत्ता बरकरार रखी, बल्कि हैट्रिक लगाकर इतिहास रच दिया। ये जीत महज चुनावी सफलता नहीं, बल्कि असमिया पहचान, सुरक्षा और समृद्धि के एजेंडे पर जनता का भरोसा है। प्रधानमंत्री जी का जो एक नॉर्थ ईस्ट को अष्टलक्ष्मी बनाने का प्रधानमंत्री जी का एक जो सपना है, वो सपना को साकार करने के लिए असम का जनता ने तीसरा बार प्रधानमंत्री जी को सरकार दी।
असम में अपनी चुनावी अस्तित्व बचाने की कोशिश कर रही कांग्रेस ने इस बार लोकसभा सांसद गौरव गोगोई को चेहरा बनाकर चुनाव लड़ा था, लेकिन भाजपा के इस सुनामी में गौरव गोगोई अपनी सीट भी नहीं बचा सके। हिमंता बिस्वा शर्मा असम की राजनीति के सबसे चतुर खिलाड़ी साबित हुए हैं। सड़कें, बिजली, स्वास्थ्य, शिक्षा और कृषि क्षेत्र में दिखाई गई प्रगति ने ग्रामीण और शहरी दोनों क्षेत्रों में भाजपा के लिए जनाधार तैयार किया। लेकिन हिमंता की सबसे बड़ी ताकत रही असम की पहचान की रक्षा का अटूट संकल्प। उन्होंने बांग्लादेशी घुसपैठ को असम की सबसे बड़ी चुनौती बताते हुए इसे चुनावी मुद्दा बनाया, तो एनआरसी और सीएए को लोकतंत्र की रक्षा का हथियार, जिसने कांग्रेस को चारों खाने चित कर दिया। असम में बीजेपी की हैट्रिक के पीछे डबल इंजन सरकार वाला फैक्टर काफी कारगर रहा, जबकि हिमंता बिस्वा शर्मा पूर्वोत्तर भारत में भारतीय जनता पार्टी के सबसे बड़े संकटमोचक और रणनीतिकार बनकर उभरे हैं। हिमंता बिस्वा शर्मा ने अपनी सरकार की छवि एक डिलीवरी फर्स्ट सरकार के रूप में बनाई है। सीएम शर्मा ने असम को एक आधुनिक औद्योगिक केंद्र के रूप में भी पेश किया। हिमंता सरकार की ओरोनोडोई जैसी कल्याणकारी योजना से अधिक संख्या में महिलाएं भाजपा से जुड़ी, जबकि युवाओं को बड़े पैमाने पर सरकारी नौकरी देकर सीएम हिमंता उनके चहेते बन गए। चुनाव से पहले सीएम हिमंता ने चाय बागान श्रमिकों से लेकर ग्रामीण समुदायों तक अपनी पहुंच को और भी मजबूत किया। असम की राजनीति में हिमंता बिस्वा शर्मा जीत के जादूगर बनकर उभरे हैं और ये जादू तब तक जारी रहेगा जब तक वो विकास और अस्मिता के रथ को निरंतर आगे बढ़ाते रहेंगे। वहीं कांग्रेस के लिए ये हार सिर्फ एक चुनावी हार नहीं, बल्कि विचारधारा और रणनीति दोनों की हार है। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और फिलहाल एक छोटा सा ब्रेक के उस पर खबरों का सिलसिला जारी रहेगा। आप देखते रहिए डीडी न्यूज। चमकी चाट से क्या बना है? आलू चाट या फ्रूट चाट, स्वाद बनाए चमकी चाट। स्वादिष्ट पकोड़े और परेशान, अरे चमकी चाट है इसकी जान। चमकी चाट है इसकी जान, हर जुबान पे ये छाया। अब बताओ स्वाद आया? असली स्वाद सिर्फ चमकी चाट। मसाले सच MDH। अरे नहीं चाहिए टर्म लाइफ इंश्योरेंस यार। भाई अमीर आदमी है, पैसा प्रॉपर्टी बेहिसाब। अरे नहीं यार, मैं भी तुम्हारी तरह मिडिल क्लास ही हूँ। तो अगर कल को तुझे कुछ हो गया तो तेरी फैमिली को कौन संभालेगा? पॉलिसी बाजार ऐप पर 1 करोड़ का टर्म इंश्योरेंस सिर्फ 410 रुपए महीने से शुरू। मास्टर जी नमस्ते, 2 ड्रेसेस बनानी है, ठीक है? ऐसा कुछ, एक में पॉप्सी रखना है डोरी के साथ और दूसरी में ना सलवार पे मस्त साइड प्लीट्स कर देना। शर्ट को एकदम शॉर्ट लेंथ रखना क्रॉस प्रिंटेक्स के साथ और दुपट्टे पे ना स्कैलप्स और मस्त सी फैंसी लेस कर देना। लेकिन मास्टर जी 4 दिन में पार्टी है, बन जाएगी ना पक्का? हो जाएगा। कैसे? Just looking like a wow। फैशन चेंजेस हमेशा, उषा हमेशा। ब्रेक के बाद स्वागत है आपका। आप देख रहे हैं डीडी न्यूज। आपको बता दें कि तमिलनाडु में अभिनेता से नेता बने विजय की पार्टी टीवी के 108 सीट जीतकर सबसे बड़ी पार्टी बनकर उभरी है। डीएमके 59 और एआईएडीएमके 47 सीट जीतकर दूसरे और तीसरे स्थान पर रही है। द्रविड़ राजनीतिक गढ़ तमिलनाडु में एक ऐसी सियासी सुनामी आई जिसने दशकों पुराने समीकरणों को मलबे में तब्दील कर दिया। आपको दिखाते हैं ये विशेष रिपोर्ट। तमिलनाडु की धरती पर राजनीति हमेशा से भावनाओं और सिद्धांतों के बीच झूलती रही है। इस बार सफलता का वही पुराना फॉर्मूला यानी क्षेत्रीय गौरव और उपराष्ट्रीयता का कार्ड डीएमके के लिए बेअसर साबित हुआ। स्टालिन ने क्षेत्रीय स्वायत्तता और द्रविड़ मॉडल पर जोर देकर विकास से ध्यान हटाने की पुरजोर कोशिश की, लेकिन जनता की नब्ज कुछ और ही कह रही थी। टीवीके की जीत का सबसे बड़ा कारण रहा सत्ता विरोधी लहर और डीएमके सरकार पर लगे भाई भतीजावाद के आरोप। विजय ने स्टालिन के द्रविडियन मॉडल को भ्रष्टाचार और प्रशासनिक सुस्ती का पर्याय बताकर जनता के बीच पेश किया। जहां डीएमके हिंदी विरोध और केंद्र बनाम राज्य के पुराने नैरेटिव में उलझी रही, वहीं टीवीके ने बदलाव और पारदर्शिता का नया वादा परोसा। राजनीतिक पंडितों का मानना है कि क्षेत्रीय भावनाओं को भड़काना भी अपनी सीमाएं रखता है। स्टालिन का बाहरी और हिंदी थोपने का नैरेटिव इस बार कमजोर पड़ गया। जैसे नरेंद्र मोदी ने गुजराती अस्मिता को दूसरों के खिलाफ इस्तेमाल किए बिना एक सकारात्मक गौरव बनाया,
टीवीके ने भी तमिल अस्मिता को प्रगति और आधुनिकता के साथ जोड़ा। विजय ने दिखाया कि तमिल गौरव केवल विरोध में नहीं बल्कि राष्ट्र के साथ कंधे से कंधा मिलाकर चलने में है। मतदाताओं के लिए असली मुद्दे थे रोजगार, महंगाई, भ्रष्टाचार और प्रशासनिक पारदर्शिता। टीवीके ने इन्हीं मुद्दों को केंद्र में रखा और जमीनी स्तर पर मजबूत कैंपेन चलाया। डीएमके का संगठन और स्टालिन का अनुभव टीवीके के यूथ कनेक्ट के सामने फीका पड़ गया। तमिलनाडु ने यह साफ कर दिया कि उपराष्ट्रीयता की लहर पैदा करना विकास और रोजगार की जरूरतों का विकल्प नहीं हो सकता। विजय की कैंपेनिंग ने सीधे उन मुद्दों पर वार किया जिन्हें स्टालिन सरकार अनसुना कर रही थी। टीवीके की जीत में एक और अहम फैक्टर रहा नई नेतृत्व शैली, भ्रष्टाचार विरोधी छवि और बदलाव की उम्मीद, जिसने पारंपरिक वोट बैंक में भी सेंध लगा दी। टीवीके की यह जीत साबित करती है कि तमिलनाडु का मतदाता अब केवल द्रविड़ नारों पर नहीं बल्कि डिलीवरी और विजन पर वोट दे रहा है। स्टालिन के लिए यह हार एक बड़ा सबक है कि अस्मिता की राजनीति की भी एक समय सीमा होती है। अब देखना होगा कि थलपति विजय इस जनादेश को सुशासन में कैसे बदलते हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज। और पुडुचेरी में विधानसभा चुनाव में ऑल इंडिया एनआर कांग्रेस यानी AINRC के नेतृत्व वाले राष्ट्रीय जनतांत्रिक गठबंधन यानी राजग ने बहुमत हासिल करके अपनी सत्ता को बरकरार रखा है। AINRC ने 12 सीटें और उसके गठबंधन सहयोगी भारतीय जनता पार्टी ने 4, अनद्रमुक और LJK ने 1-1 सीट पर जीत हासिल की है। कांग्रेस के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 6 सीटें जीती हैं, जिसमें कांग्रेस ने 1 और द्रमुक 5 सीटों पर विजयी हुई है। तमिलनाडु में भारी जीत हासिल करने वाली सी जोसेफ विजय की पार्टी तमिलगा वेट्री कशगम यानी कि टीवीके के नेतृत्व वाले गठबंधन ने 2 सीटें जीती हैं। NYMK ने 1 सीट और 3 निर्दलीय चुनाव उम्मीदवार ने भी इस चुनाव में जीत हासिल की है। थट्टन चावड़ी विधानसभा सीट से AINRC उम्मीदवार एवं मुख्यमंत्री एन रंगास्वामी विजयी हुए हैं। तो पुडुचेरी विधानसभा चुनाव परिणाम आने के बाद भारतीय जनता पार्टी ने अहम कदम उठाया है और पार्टी ने पुडुचेरी में केंद्रीय मंत्री डॉक्टर मनसुख मांडविया और भाजपा के पुडुचेरी प्रभारी निर्मल कुमार सुराग को केंद्रीय पर्यवेक्षक नियुक्त किया है। दोनों नेता पुडुचेरी में विधायक दल के नेता के चुनाव की प्रक्रिया की निगरानी करेंगे। वहीं केरल विधानसभा चुनाव में कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ गठबंधन को बहुमत मिला है। कांग्रेस नेतृत्व वाले यूडीएफ ने 102 सीटें जीती हैं, तो वहीं 10 साल से सत्ता में रही लेफ्ट सत्ता से बाहर हो गई है और इसके साथ ही भारत में लेफ्ट का आखिरी किला भी ढह गया है। आप देखिए ये रिपोर्ट और मुझे दीजिए अनुमति। नमस्कार। केरल में कांग्रेस के नेतृत्व वाला यूनाइटेड डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी यूडीएफ को बड़ी सफलता हाथ लगी। इसी के साथ कांग्रेस सत्ता में पहुंच गई। वहीं 10 साल से सत्ता में बैठी पिनराई विजयन के नेतृत्व वाले लेफ्ट डेमोक्रेटिक फ्रंट यानी कि LDF की विदाई हो गई। केरल के राजनीतिक इतिहास में एक पैटर्न रहा है। दरअसल यहाँ शायद ही कभी कोई सरकार लगातार तीसरी बार सत्ता में रही हो। पिनराई विजयन के नेतृत्व में लगातार 2 कार्यकाल पूरे होने के बाद मतदाताओं ने बदलाव की मांग की। पिछले चुनाव के उलट कांग्रेस ने इस मुकाबले में एक ज्यादा व्यवस्थित योजना के साथ कदम रखा। चुनाव प्रचार समिति, बेहतर तालमेल और केंद्रीय घोषणा पत्र ने प्रयासों को व्यवस्थित करने में मदद की। वहीं उम्मीदवारों के चयन में AICC की सीधी भागीदारी ने आंतरिक गुटबाजी को कम किया। यूडीएफ के प्रदर्शन के पीछे की मुख्य वजह अल्पसंख्यक समुदाय से मिला मजबूत समर्थन है। इंडियन यूनियन मुस्लिम लीग के साथ गठबंधन ने इस वोट बैंक को एकजुट करने में बड़ी भूमिका निभाई। LDF सरकार को अपनी कमजोरियों के चलते हार का सामना करना पड़ा। सत्ता विरोधी लहर और भ्रष्टाचार के आरोपों ने LDF की छवि को गहरा नुकसान पहुंचाया। LDF सरकार को 10 साल के शासन के बाद स्वाभाविक सत्ता विरोधी लहर का सामना करना पड़ा। हालांकि दूसरे कार्यकाल में कोरोना महामारी के दौरान किए गए अच्छे कार्यों से कुछ हद तक फायदा मिला था, लेकिन सबरीमाला सोना चोरी विवाद ने सरकार की प्रतिष्ठा को धूमिल किया। मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन और उनके दामाद बेटी पर भ्रष्टाचार के सीधे आरोप लगे। इन आरोपों से मुख्यमंत्री की व्यक्तिगत छवि भी काफी खराब हुई, जिससे पार्टी को नुकसान हुआ।
इन घटनाओं ने सरकार की जनधारणा को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया। गौरतलब है कि केरलम विधानसभा चुनाव से ठीक पहले हुए स्थानीय निकाय चुनावों में बड़ी जीत से कांग्रेस को 10 साल बाद राज्य की सत्ता में वापसी के संकेत मिल गए थे। इससे पार्टी में उत्साह था, लेकिन आशंका भी थी कि सत्ता आते देख पार्टी के नेता अंदर खाने आपस में न लड़ने लगे। बहरहाल इस बार कांग्रेस बेहतर रणनीति और मुद्दों की बदौलत जनता को लुभाने में सफल रही। ब्यूरो रिपोर्ट, डीडी न्यूज।